In the previous episode of Motivational Medico, How was your experience in PG? How is MD dermatology as a PG? लेकिन जो मेन मैटर करता है आपको कुछ लोग कुछ टीचर्स होते हैं वो आपको पढ़ाते हैं, आपके मार्क्स दिला देते हैं, आपकी रैंक्स ले आते हैं। क्या है इम्पॉसिबल क्या है, तो मैं याद है देवाशीष की डिफ़िकल्ट चीज़ें जो मैं वो भी बताना चाहूँगा। मेरा जो ड्रीम है, जो अभी अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को ये एंट्रेंस निकालना है, ये चीज़ें करनी है, ये तो डिफ़िकल्ट बिल्कुल ही नहीं है। अगर वर्ल्ड में किसी ने वो चीज़ पहले कर रखी है तब तो बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। तो सर, जैसे कि आविश के बारे में आपने बताया, तो अगर एक आविश या कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट क्लिनिक पे हम लोग आते हैं, स्पेसिफिकली अभी हम लोग आविश के बारे में बात करेंगे, तो सर व्हाट ऑल ट्रीटमेंट्स कैन वी गेट? क्योंकि हर आदमी की यही मिथ होती है। इवन एज अ मेडिकल स्टूडेंट आपसे मिलने से पहले तो मुझे भी यही लगता था कि सिर्फ स्किन केयर, एक्ने, तो क्या क्या सर मतलब एक आदमी ट्रीटमेंट के लिए आ सकता है आविश में सर? हाँ, ये बात एकदम सही है देवाशीष की। इवन मेडिकोज को ही नहीं अभी पता कि डर्मेट में फील्ड कितनी ज़्यादा एक्सपेंड होगी और कितना चीज़ें हो रही हैं, कैसे कितनी तेज़ी से एक्सपेंड हो। एक्चुअली चेंजेस इतनी तेज़ी से आ रहे हैं, एवरी सिंगल डे थिंग्स आर चेंजिंग। तो अब जो हमारा आविश क्लिनिक है, यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है वो डेफिनेटली बेसिक डर्मा जो है हमारी, उसमें भी काफ़ी कुछ होता है। जब चीज़ें अप्रोच करते हैं, आपकी डायग्नोसिस करते हैं, तो डिफरेंट लेवल्स होते हैं आपकी। कुछ तो बुक्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, कुछ नॉन बुक्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। डिफरेंट टाइप की डिजीज़ है, वो सब के सब जो हैं कवर होती हैं। डिफरेंट न्यू ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं, बायोलॉजिकल्स आ रहे हैं। और अब तो लेवल ऑफ आपके कौन से लेवल पे कौन सी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन चल रही है, लेवल मतलब कि स्किन में डिफरेंट लेयर्स होती हैं कि एपिडर्मिस, डर्मिस, नीचे सबकुटेनियस, उसके नीचे फैट है, और उसमें भी कोलेजन है या इलास्टिक टिश्यू है, और कौन से सेल्स में, इवन पर्टिकुलर सेल्स में। जब हम अब मतलब डायग्नोसिस इतनी मज़ेदार हो गई है ना देवाशीष कि हम सेल्स के हिसाब से बोलते हैं कि इस सेल्स में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और इस इलास्टिक टिश्यू में आ रही है, या कोलेजन में आ रही है, या फैट में आ रही है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आ रही है। मतलब चीज़ें इतनी ज़्यादा एडवांस है, इवन सेल्स के अंदर भी जाके चीज़ें बताते हैं कि इतनी यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उसके डिफरेंट सॉल्यूशन है। तो स्किन डिजीज़ का ट्रीटमेंट्स भी अब बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं अब आज के टाइम में। तो पहले सोचा जाता था कि स्किन की बीमारी एक बार हो गई तो अब हो गई, स्किन की बीमारी से तो कोई मरता नहीं, बट स्किन की डिजीज़ से भी डेथ भी होती है, और स्किन की डिजीज़ क्योर भी होती है, 100% क्योर भी होती है। तो सारे मिथ सटते जा रहे हैं और चीज़ें, ये तो है स्किन डिजीज़ में। फिर हेयर्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है। अब इतने सारे हेयर्स की फील्ड थोड़ी लेस डेवलप्ड है, बट उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, और अब आने वाले टाइम में बहुत इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। हेयर ट्रांसप्लांट इतने अच्छे रिजल्ट्स देता है, अब इतनी पेनलेस सर्जरी हो गई है, इतनी लेस कॉस्टली सर्जरी हो गई है, और बहुत बढ़िया रिजल्ट। अब हेयर ट्रांसप्लांट जैसे PRP कराते हैं उतना दर्द होता है, इतना हेयर ट्रांसप्लांट में पेन होता है, और इतना इजीली हेयर ट्रांसप्लांट होकर के इतने अच्छे रिजल्ट्स लोगों को मिल रहे हैं। उसके बाद जो है एस्थेटिक फील्ड है, अब होता ये है कि हमको ये पता चल गया है कि हम कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए आए हैं लाइफ में, तो हम अपनी स्किन जो है ना वो हमको रिप्रेजेंट करती है। हमारे हेयर्स, हमारी स्किन, वो हमें हर जगह पे रिप्रेजेंट करती है। तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना वो काफ़ी चेंज हो जाता है। अगर आपके फेस की शेप में कुछ प्रॉब्लम है,
या आपकी स्किन में कुछ प्रॉब्लम्स है तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल ना बहुत कम हो जाता है, उसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस चली जाती है, और परफॉर्मेंस चली जाती है तो मतलब लाइफ में मज़े कम हो जाते हैं, और आपके थॉट प्रोसेस फिर आपको बार बार, क्योंकि मैंने बताया आप नेगेटिव तो दे ही नहीं सकते, मैं ये नहीं सोचूंगा, तो फिर यही आप जब जब सोचोगे कि बाल गिर रहे हैं या मेरी नोज़ में प्रॉब्लम है, मेरे लिप्स में प्रॉब्लम है, तो वो स्टिमुलस बनता रहेगा। लेकिन अब एस्थेटिकली इतना ज़्यादा एडवांस हो गया, इतनी सारी चीज़ें हैं, एज अ एंटी एजिंग जो ट्रीटमेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, सेफ़ हो चुके हैं। जरूरी नहीं है आपको हर बार सर्जरीज में जाना है, सर्जरी के अलग बेनिफिट है, नॉन सर्जिकल इतनी सारी चीज़ें हैं, फैट रिडक्शन की इतनी सारी चीज़ें हैं, मशीन्स हैं, लेज़र्स हैं हमारे पास, और हेयर कहीं आ रहे हैं जहाँ हमें नहीं चाहिए तो वहाँ से परमानेंटली हटाने हैं, कहीं हेयर्स हमें चाहिए वहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे भी हम डिफरेंट ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, PRPA हेयर ट्रांसप्लांट है। तो एस्थेटिकली भी जो है अब ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो ये जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है तो ऑब्वियसली आप खुल के लाइफ जीते हो तो मनी तो ऑलरेडी अर्न हो ही जाती है। फिर जब आप खुल के लाइफ जीने लग जाते हो कि हाँ अब मुझे परफॉर्म करना है, परफॉर्म करोगे तो मनी आएगी ही आएगी। तो और इसमें जो हमारे यहाँ पे है काफ़ी सारी चीज़ें होती है, इंजेक्शन लाइपोलाइसिस, बोटॉक्स, फिलर्स और थ्रेड्स, डिफरेंट थ्रेड्स होते हैं, कॉब, मोनो, और लेज़र्स हैं, डिफरेंट लेज़र्स हैं, फ्रैक्शनल CO2, डायोड लेज़र, क्यू स्विच, एंटी-एग लेज़र्स, हाइड्रा फेशियल्स, फोटोथेरेपी, फोटोफेशियल्स और मल्टीपल सर्जरीज, गायनेकोमास्टिया सर्जरीज, डिफरेंट लाइपोसक्शंस, बहुत सारी जो है प्रोसीजर्स जो आपको एक लुक देते हैं, एक शेप देते हैं, और उनसे जो है वो काफ़ी इम्प्रूव कर देता है। मैंने देखा है कि कोई एक्ने स्कार्स के साथ इतना डिप्रेस था, उसके स्कार्स अब सही हो गए, तो अब वो इतने अच्छे से लाइफ जी रहा है। पहले उसकी नोज़ ऐसी थी, अब ऐसी होगी, तो एकदम उसकी लाइफ ही चेंज हो गई है। नॉट इवन डर्मेटोलॉजी, कोई स्पेक्स लगा रहा है तो वो लेसिक्स करा लेता है तो उसके स्पेक्स हट जाते हैं, तो उसके लिए तो एक अलग ही लाइफ मिल जाती है। मान लो आपके स्पेक्स हैं, आप पहन रहे हो, आपका 5, -5, -6 नंबर है और आपकी लेसिक्स हो जाए, सडनली आप बिना स्पेक्स के दुनिया को देख रहे हो इतना अच्छा, तो उसकी लाइफ चेंज हो गई। आपका फेस खराब था, कहीं पे स्कार्स था, या कहीं पे एकदम स्किन लूज हो गई है, एकदम आपके चिक्स नीचे आ गए हैं और आपने फिर से उसको एक यंग लुक दे दिया, आप तो उसकी लाइफ चेंज हो गई। बाल्ड थे लोग, मतलब मेरे पास 70 ईयर्स एज पे हेयर ट्रांसप्लांट कराया है मैं, जबकि मैंने मना भी करते हैं, फिर भी लोग कराते, क्योंकि वो कराने के बाद हेयर्स आ गए, उनका फेस लुक चेंज हो गया, वो एकदम से यंग हो गए। तो जो उनके अंदर खुशी आई और जो उनके साथ इमोशंस वो फिर एक्सप्रेस करते हैं और जो एक अलग से लाइफ मिल जाती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एस्थेटिकली डर्मेट की जो ब्रांच है ना वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है और बहुत इनोवेशंस आप कर सकते हैं। व्यूअर्स को ये बोलूँगा कि सर का एक फेसबुक पेज है आविश स्किन केयर का, सर फेसबुक पे भी हैं और इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पे आप ज़रूर जाएं और देखें सर के कई सारी सर्जरीज़ का उन्होंने बिफोर एंड आफ्टर डाला है, और इवन आप खुद हैरान होंगे कि इतनी सारी चीज़ें डर्मेटोलॉजी में होती हैं। तो ठीक है सर, ये तो आपने बहुत ही अच्छी चीज़ हम लोग को बताई। आई सजेस्ट सब लोग जाके विजिट करें। तो सर कोविड पीरियड के दौरान आपकी क्लिनिक पे सर क्या अप्रोच आपकी चेंज हुई फॉर सीइंग द पेशेंट्स, या एक जनरल प्रैक्टिस में आपकी क्या अप्रोच सर में चेंज आया बिकॉज ऑफ दिस कोविड पैंडेमिक? ड्यूरिंग लॉकडाउन तो ऑब्वियसली लॉकडाउन था, तो उस टाइम पे मैं डिफरेंट चीज़ें प्रिपेयर कर रहा था कि कोविड के बाद, क्योंकि मैंने बताया कि मैं तो थोड़ा इनोवेटिव काइंड का बंदा हूँ, तो मुझे इनोवेशन से बहुत प्यार है, तो मैं तब चीज़ें कुछ ना कुछ प्लान करता था कि हाँ उसके बाद अब कैसे कैसे अप्रोच करना है। लेकिन कोविड के बाद हाँ थिंग्स आर थोड़ी चेंज काफ़ी हुई थी कि आप हमेशा मास्क में हैं और PPE किट पहने हुए हैं और काफ़ी रेस्ट्रिक्शन है, हर पेशेंट के बाद क्लिनिक क्लीन हो रहा है और ये हो रहा है। हाँ बट विद टाइम चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव होती गई। बट ये है कि सब ये कि होता रहा कि कोविड टाइम पे पेशेंट कम होंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं, मेरे पेशेंट बढ़ते ही चले गए कोविड।
पूरे कोविड और उसके बाद नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो इंक्रीज ही होते चले जा रहे हैं। कोविड के में उसमें तो यही इफेक्ट था और तो ज़्यादा इफेक्ट रहा नहीं। ओके सर, जो सीनियर पीजी परस्यू कर रहे हैं नॉट ओनली इन एमडी डर्मेटोलॉजी, एनी क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल फील्ड, तो सर हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर्स को के साथ वायलेंस हुई, यहाँ पे अटैक हुआ, और कुछ जगह आप सुनेंगे कि दूसरा पहलू भी कि डॉक्टर इज़ रूड टू अ पर्सन। तो मतलब इसी पे मैं ये पूछना चाहूँगा कि सर ये जो डिमोटिवेशन या डिप्रेसिंग चीज़ें आती हैं इंडिया में, प्राइवेट प्रैक्टिस पे आपका क्या मतलब एक व्यू है कि हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ एंड व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स जो आदमी को करना चाहिए प्राइवेट प्रैक्टिस में? पहले क्वेश्चन का आंसर मैं करता हूँ कि देखो, डॉक्टर्स की इशू ये है कि वो डायरेक्ट, एक्चुअली में क्या है कि मैंने बताया था कि डिफरेंट ऑर्गेनिक मैटर्स हैं हम लोग, तो वहीं पे बात आ जाती है क्योंकि हमारे पास जो है वो सामने एक ह्यूमन बीइंग आ रहा है, वो भी एक ऑर्गेनिक मैटर है, उसका एक माइंड है और वो प्रॉब्लम्स में आ रहा है। यस सर। उसको आपसे कोई मतलब नहीं है कि आपकी क्या रेपुटेशन है या आप क्या है, आप इतनी मेहनत करके यहाँ पे आए हो या नहीं मेहनत करके आए हो, क्योंकि वो है परेशान, वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आया है। अब उसके माइंड तो उसे यही कहेगा कि उसको फेवर मिले और उसका काम अच्छे से हो। अब गवर्नमेंट उसमें इश्यूज आते हैं क्योंकि वहाँ पे पेशेंट लोड ज़्यादा होता है और लोग जो है वहाँ पे वेट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत परेशान आते हैं, क्योंकि दूर से गांव से निकलते हैं, सुबह 4 बजे निकलेंगे, फिर वहाँ पे उसकी बस वाले से लड़ाई होगी टिकट के लिए, इतना सारा सामान होता है, खाना बनाते हैं वो सुबह 3 बजे से, फिर वो आपके पास बस में कैसे तैसे करके पहुँचते हैं, आगे रिक्शे वाला उसकी जेब काट लेता है, कुछ हो जाता है और वो कैसे तैसे करके हॉस्पिटल्स पहुँचता है, फिर वो इतनी देर लाइन में लगता है, और तो काफ़ी प्रॉब्लम्स के साथ लोग हॉस्पिटल्स में आते हैं अपना दिन पूरा निकाल के, और ऊपर से जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में आते हैं वो इतना अर्न भी नहीं कर रहे होते, तो उसका एक बार आने का मतलब है कि उसका दिन गया, तो उसको वो भी लॉस हो रहा है। तो वहाँ पे क्या है ना, वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आ रहा है और वहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ हो जाए ना तो वो जो है निकल जाता है, वो फिर पेल देगा आपको। डेफिनेटली। तो आपको ये माइंड में रखना है कि ये अगर आप माइंड में रखेंगे कि वो सामने वाला जो है प्रॉब्लम्स में आया है, yes, तो अब जो पेशेंट जो है वो तो प्रॉब्लम में, yes, बट अब हम जो है 2 तरह से चीजें कर सकते हैं, या तो उसके साथ, लेकिन हम जो वहाँ पोजीशन में बैठे हैं तो हम डेफिनेटली मोर स्मार्टर एंड एजुकेटेड देन द पर्सन हु इज कमिंग। यस सर। एटलीस्ट वहाँ पे तो है ना। Yes, sir, तो definitely. हम लोगों को मैनेज करना आना चाहिए चीज़ें। अब उसके बाद भी कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं क्योंकि सामने वाला माइंड है वो कभी भी आपको हार्म कर सकता है, फिजिकली भी और बाकी डिफरेंट तरीके से भी, यस है ना। बहुत से लोग ऐसे आएंगे कि हाँ वो अपनी पावर को दिखाना चाहते हैं, और इवन मेनली जो लड़के आते हैं लड़कियों के साथ, वो लड़कियों को शो करने के लिए तो करते ही हैं, डेफिनेटली सर, है ना, अपने पॉइंट्स बनाने के लिए वो आपका दिन खराब कर जाएंगे। यस सर। तो उन सब चीज़ों में जो है वो आपको ध्यान रखना है यस सर। कि हाँ ये इस तरह के लोग भी आएंगे और उनको कैसे हैंडल करना है। यस सर। और इस प्रॉब्लम वाले लोग भी आएंगे तो उनको कैसे हैंडल करना है। यस सर। क्योंकि डिफरेंट तरीके के माइंड्स हमारे पास आ रहे हैं प्रॉब्लम लेकर के, यस सर, है ना। चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, अपनी सेफ्टी भी देखनी है और उसको भी करना है। यस सर। अब ऐसे कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं कि हाँ हर कोई कंपैरिजन, हर किसी प्रोफेशन के अपने पॉजिटिव नेगेटिव्स होते हैं, तो लेकिन वो आप इजीली सॉल्यूशन भी ढूंढ लेंगे, है ना। हर तरह के लोग आएंगे। और प्राइवेट प्रैक्टिस में क्या होता है ना, प्राइवेट प्रैक्टिस का इसका कि डॉक्टर बन गए, अब डॉक्टर के बाद का ये एक अलग ही स्टोरी है। इस पे भी हम फिर किसी दिन एक और पॉडकास्ट बनाएंगे देवाशीष के साथ। डेफिनेटली सर। तो उसके बाद क्या क्या होता है, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, और प्राइवेट क्लिनिक में कैसे ग्रोथ लाते हैं, कैसे करते हैं सर, इसकी तो ये भी मैं जो है विद डिटेल में जो है फिर, मतलब आज का पॉडकास्ट तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यस सर, डेफिनेटली तो सर। ये हम फिर प्लान करेंगे कि प्राइवेट क्लिनिक्स के लिए कैसे कैसे, लेकिन प्राइवेट क्लिनिक्स के लिए अलग बेनिफिट्स हैं। आप पहले ही जो है जब मैं एमडी कर रहा था मेरा तभी डिसाइड हो गया था फर्स्ट ईयर में ही, यस सर, कि मेरे को क्या करना है। यस सर।
है ना। आप पहले ही देख लीजिए दोनों तरह की लाइफ को एक बार करके देख लीजिए कि आपको कॉलेजेस में जाना है, मेडिकल कॉलेज में जाना है या फिर प्राइवेट क्लिनिक में आना है, और मेन आपका मोटिव क्या है जो आप उसको अचीव करना चाहते हैं, वो किससे आपको अचीवेबल है। यस सर, डेफिनेटली। अब उसके बाद जो है आपको बहुत से लोग बहुत सारी बातें बोलेंगे कि आप अगर ये जॉब कर लो तो गवर्नमेंट जॉब कर लो तो आपकी लाइफ स्टेबल है और ये और वो। हमें तो स्टेबिलिटी चाहिए ही नहीं, डेफिनेटली सर, है ना। हम तो काम करने के लिए पैदा हुए हैं और तो जो हमें अच्छा लगता है वो काम कर रहे हैं। तो ऐसा तो करना नहीं है कि हमें नहीं काम करना है, और ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब भी अभी स्टेबल है। डेफिनेटली सर, आपकी कब कहाँ से कुछ भी चीज़ें स्टेबल नहीं है, डेफिनेटली सर, है ना। सब कुछ चेंज होता है। ओनली चेंज इज द स्टेबल थिंग। चेंज इज द स्टेबल, चेंज इज द कांस्टेंट इन दिस लाइफ। चेंज इज द कांस्टेंट थिंग। Yes, sir. बाकी सब तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट है। ओके, तो हाँ, तो ये चीज आपको पहले ही आप प्लान कर लीजिए कि आपका मोटिव क्या है और आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हो। बाकी हर तरह के सॉल्यूशंस आ जाएंगे बाद में। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। सर एक और क्वेश्चन मैं ये भी पूछना चाहूँगा, जब इसकी बात हो रही है तो कई पेशेंट्स आते होंगे आपके पास जो गूगल करके आते होंगे अपने सिम्टम्स की मुझे ये है, मेरी डायग्नोसिस ये है, तो उसको आप कैसे हैंडल करते हैं सर? हाँ देखो, हर तरह के लोग आते हैं और वो अपने अपने हिसाब से सब ठीक भी होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इजी हो जाता है कि अगर उनके माइंड में कुछ गलत इंप्रेशन पहले नहीं है तो हमारा इजी काम हो जाता है कि जब हम उन्हें एजुकेट करते हैं यस सर, तो आप इन्हें फ्रेश इंफॉर्मेशन जो कि एक ट्रू है बेस्ड ऑन डिफरेंट स्टडीज और आपने बुक्स में देख के आपने वो इंफॉर्मेशन उन्हें बताई है। यस सर, लेकिन बहुत से मिस ऑलरेडी चलते आ रहे हैं। अब इसका ये टॉपिक्स बहुत ही लंबा हो सकता है वैसे तो इसका आंसर करने में। Yes, sir, लेकिन फिर भी मैंने शॉर्ट में इसको यस सर, इवन अभी मैं मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे व्यूअर्स के जो मैं आपसे पूछूंगा, मेडिकल स्टूडेंट्स के जो हमारे व्यूअर्स हैं, तो वो मिथ्स भी हम लोग उसमें सर। तो उसमें देखो, अगर पेशेंट गूगल करके आ रहा है तो उसमें एडवांटेज भी हो सकता है, डिसएडवांटेज भी हो सकता है, क्योंकि गूगल तो एक सर्च इंजन है। उसके बाद वो कौन से उस पर जा रहा है, क्या पढ़ के आ रहा है, वो उसको भी नहीं पता। और मेनली जो है अब इन्फ्लुएंसर्स का टाइम आ चुका है। यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स और डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स ब्लॉग लिख रहे हैं, वो जो है इन्फॉर्मेशन देते हैं, यस सर, बट दे आर नॉट द राइट पर्सन हु आर गिविंग द इन्फॉर्मेशन। तो ये लोगों को खुद से सोचना होगा कि जिससे वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं क्या वो बंदा पर्सन सही भी है कि ही इज जस्ट इन्फ्लुएंसिंग ऑन द मीडिया। यस सर, तो अब हमारे लिए एज अ डॉक्टर ये हो जाता है कि अगर सामने वाले के पास इंफॉर्मेशन करेक्ट है यस सर, तब तो आपका काम और भी ज्यादा आसान हो गया कि उसको जितना पता है उसी में ही आपको या तो वो ऑलरेडी सब समझा हुआ है Yes, sir. या आपको थोड़ा बहुत और समझाना है, क्योंकि हर चीजों का ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है और हर कुछ बहुत सी चीजों में कॉम्प्लिकेशंस है, हर ट्रीटमेंट में कॉम्प्लिकेशंस है, हर ट्रीटमेंट के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है, ये सब समझाना बहुत इजीली हो जाता Yes, है। sir. और कितना टाइम लगने वाला है, उस टाइम पीरियड में उसको क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि स्किन में तो बहुत ही ज़्यादा है। Yes, sir. यहाँ पे टाइम आपको देना पड़ता है। स्किन जो है ऐसा नहीं है मलेरिया की तरह कि आपने ट्रीटमेंट दिया इन्फेक्शन ठीक हो गया। कुछ स्किन डिजीज में ऐसा है कि हाँ इन्फेक्शन है, आपने ट्रीटमेंट दिया ठीक हो गया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी है वो एज अ मसल की तरह काम करती है। मतलब आप जिम जा रहे हो तो मसल मेंटेन है, Yes, sir. तो स्किन भी ऐसी होती है कि अगर आप कुछ चीजें कंटिन्यू कर रहे हैं तो मेंटेन है, अदरवाइज यू आर डैमेजिंग योर स्किन। डेफिनेटली सर, तो अब अगर पेशेंट के पास इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है यस सर, और उसके बिलीव्स उसके साथ जुड़ गए हैं, यस सर, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, उसके बाद डेफिनेटली उसके उन पेशेंट्स को ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसने रॉन्ग इंफॉर्मेशन ले लिए। यस सर, अब उस पेशेंट में आपको यही डिसीजन आपको लेना है कि आप उसको करेक्ट इंफॉर्मेशन दे दो, और अगर वो उसको चूज करता है तो वेल एंड गुड है, अगर वो नहीं चूज करता है तो जहाँ से वो जैसा ट्रीटमेंट लेना चाह रहा है लेट हिम गो। डेफिनेटली सर, है ना। यस सर, हर पेशेंट्स को वो नहीं करना है कि हाँ, क्योंकि वो बाद में हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है बहुत से ऐसे होते हैं कि लेते हैं फिर उनको रिजल्ट्स आ जाते हैं। ज़्यादातर तो ऐसे ही होता है कि उतना टाइम आपने बोला उसमें उसका रिजल्ट आ गया, उसको सब समझ आ गया, यस सर, तो वो सेटिस्फाई हो जाता है। फिर उसको ये लगने लगता है कि हाँ मेरे जो बिलीव्स थे वो गलत थे।
डेफिनेटली सर। है ना। अब इस पे डिफरेंट चर्च अलग ही डिस्कशन जा सकता है क्योंकि अलग अलग चलता है ना, आयुर्वेदा, होम्योपैथी और यस सर, डेफिनेटली नेचुरोपैथी और ये और वो, किसका क्या रिजल्ट है, हर किसी की अपना अपनी चीजें, हम उस पे नहीं जाएंगे। यस सर। तो लेकिन आप जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, चाहे वो कोई सी भी पैथी हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप ये देखिए कि ही इज द राइट पर्सन। उसको अब ये बता पाना भी जो है एक्सप्लेनेशन, वो जो है पेशेंट को ही डिसाइड करना होगा, क्योंकि इस पे अभी कुछ ज़्यादा है नहीं। और गवर्नमेंट किसको कैसे सपोर्ट कर रही है, क्योंकि इस चीज़ का सॉल्यूशन अभी वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में, और वो लोगों तक इतने अप्रोचेबल में नहीं है Yes, sir. कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को कैसे हम डेली लाइफ में यूज़ करें। तो जब तक वो लोगों के अप्रोच में नहीं आ जाती है कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को हम डेली लाइफ में, तब तक इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटी ये सब आपको झूठ बोलते रहेंगे, ये गलत इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। बहुत से बाबा, बहुत सी पैथी, आपके पड़ोसी मतलब ये सब आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। यस सर। और वो चलता रहेगा तब तक जब तक लोगों के पास खुद से नहीं पता चल जाता कि हाउ टू लुक फॉर द ट्रूथ। डेफिनेटली सर। और अगर आपके पास डेफिनेटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है तो डॉक्टर्स को प्रॉब्लम्स तो होती ही है। Yes, तब उन केस में अगर नहीं है तब भी बेटर है, अगर सही है तो वेल एंड गुड है। तो सर जैसा कि आपने हमें बताया मिथ्स एंड मिस्ट्री, इसी पे सर एक स्पेशल सेक्शन है हमारे पॉडकास्ट का जिसमें हम लोग कुछ मिथ्स पूछेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स जो काफ़ी स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स सबको है, जिन्होंने मुझे क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए, और आपसे ऑथेंटिक सोर्स तो कोई नहीं हो सकता हम लोगों के लिए। तो सर मैं पूछना चाहूँगा कि पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि सर जैसा कि नॉट ओनली मेडिकल स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट का पढ़ाई के समय बहुत हेयर फॉल होता है, बहुत हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है। तो मिथ है कि सर गंजे हो जाओ तो बाल कम झड़ेंगे, प्याज का रस लगाओ बाल नहीं झड़ेंगे, एग्स लगाओ और मतलब ये सारी चीज़ें करो तो बाल नहीं झड़ेंगे। तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? व्हाट इज़ द करेक्ट थिंग, इज़ इट ट्रू? हाँ देखो, एक्चुअली में हेयर की जो प्रॉब्लम्स हैं, हेयर जो है वो एक साइकिल में चलता है, उसमें डिफरेंट फेजेस होते हैं, एनाजन, टीलोजन, कैटाजन फेज, इस तरह से शेडिंग होती है नीचे से। और जो है ब्लड सप्लाई जो है डायरेक्टली नहीं होता है, नीचे ब्लड सप्लाई जहाँ पे कैपिलरी ख़त्म हो जाती है उसके बाद कुछ ग्रोथ फैक्टर, न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं, वो इन सब फेजेस को मेंटेन करते हैं। तो जब होता ये है कि बॉडी पे अगर किसी भी तरह का स्ट्रेस आता है तो हेयर फॉल बढ़ जाता है। उसके रीजंस होते हैं कि वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है, तो जहाँ जहाँ पे भी बॉडी के डायनामिक स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पे शेडिंग हो जाती है। तो जब स्ट्रेस पड़ता है तो उसकी वजह से स्टेरॉइड रिलीज होता है, तो टीलोजन इफ्लूवियम प्रॉब्लम होती है। टीलोजन हेयर्स होते हैं जो हेयर साइकिल के एक पार्ट होता है, वो टीलोजन हेयर शेडिंग होती है। अब एक्चुअली में पहले तो हेयर फॉल क्यों हो रहा है, वो डिफरेंट बहुत सारी डिजीज हैं, तो अलग अलग सबके अलग अलग ट्रीटमेंट्स भी हैं। तो बट ओवरऑल जो मेडिकल लाइफ में होता है वो तो हमारी जो है एक तो डाइटरी हैबिट्स वगैरह हॉस्टल्स में और ये सब अफेक्ट करती हैं, है ना। तो आप डेफिनेटली डाइट्स पे ध्यान रखिए। स्ट्रेस लाइफ उसमें उस टाइम पे काफ़ी होती है, अलग अलग लोगों से आप मिलते हैं, डिफरेंट टाइप के टीचर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के लोग आपको मिलते हैं, डिफरेंट टाइप की हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो अलग अलग प्रॉब्लम से आप उस टाइम डील करते हो आप हॉस्टल लाइफ में। तो अलग अलग स्ट्रेस होता रहता है, बट वो सारे के सारे हेयर्स आ जाते हैं, उसके लिए ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। हाँ, अब लेकिन जो है अगर आपको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, मेल पैटर्न बालनेस है, तो वो एक हार्मोनल प्रॉब्लम है। yes, उसकी डिफरेंट ग्रेडिंग्स हैं जो कि अभी मतलब मेल पैटर्न बालनेस और एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया इतना ज़्यादा उसका प्रिविलेंस है। एट द एज ऑफ 40 ईयर्स 40% में होता है, एट द एज ऑफ 30 ईयर 30% में होता है, एट द एज ऑफ 70% लोगों में होता है वो। तो है ना, इतना ज़्यादा प्रिविलेंस है। और अभी हेयर की जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे लुक को एकदम से आपकी एज ही चेंज कर देते हैं,
है ना। हेयर लॉस आपकी एज चेंज, और फिर हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है, फिर एज एकदम से मतलब अलग ही चेंज हो जाते हैं, लोगों की खुशी ही चेंज हो जाती है। तो बट हाँ, लेकिन अब आपको चीज़ें समझनी होगी। अगर आपको पहले तो आपकी डिजीज़ कौन सी है, टीलोजेनिक फ्लूइयम है या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, आपको ये एक बार तो पता करना होगा, या और कोई हेयर प्रॉब्लम है डाइट्स वाइट्स के इनके अलावा। तो उसके बाद आपको जो डिजीज़ है आपको उसके ट्रीटमेंट समझने होंगे, और उन ट्रीटमेंट्स वो कब तक चलने वाले हैं, कैसे चलने वाले हैं, किस मेडिसिन का क्या काम है, और कौन सी मेडिसिन कैसे काम कर रही है, कितने % पे कैसे फ़ायदा करती है, क्या एडवर्स इफेक्ट है, क्या उसके एडवर्स इफेक्ट है और क्या उसकी बेनिफिट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको एक बार तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके कंसल्ट कर लेनी चाहिए। डर्मेटोलॉजी कंसल्टेशन चार्जेस भी अब तो ज़्यादा नहीं है, 500,000 रुपीज़ में आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट या मुझको अप्रोच कर सकते हैं। तो जब आप डिस्कस करके ये सारी चीज़ें कर लोगे तो आपको ये हो जाएगा कि यू आर आस्क्ड ऑल द राइट थिंग्स। तो उसके लिए आपको अब लोग जो बताएंगे ना, अब आपके मान लो 500 रुपये तो लग गए, लेकिन आपके पास नॉलेज करेक्ट आ गई, क्योंकि यू आर आस्किंग फ्रॉम एन एक्सपर्ट। उसमें ना कंजूसी नहीं करनी चाहिए, है ना, क्योंकि उससे ज़्यादा आप लॉस कर दोगे 500 रुपये बचाने के चक्कर में, या आपकी जो भी आपके नियर बाय डर्मेटोलॉजिस्ट उसकी कंसल्टेशन बचाने के चक्कर में आप जितना ये चीज़ों पे लगा दोगे ना, क्योंकि इतना ज़्यादा मिथ और इतना ज़्यादा हेयर के लिए प्रोडक्ट बिकता है, पूछो मत। मतलब बिलियंस करोड़ की इंडस्ट्री है हेयर्स की, और वो सब का सब मोस्ट ऑफ द थिंग्स, सबका सब नहीं, मोस्ट ऑफ द ऐसे ही चल रहा है बस, क्योंकि सर मतलब इसी पे इन्फ्लुएंसर्स पे चल रहा है। ये सर एक स्पेसिफिक मिथ सर जो बहुत ही प्रेवलेंट है, मैं ये जानना चाहूँगा कि गंजे हो जाओ तो हेयर फॉल नहीं होगा, तो क्या सर ये कुछ होल्ड करता है? बिल्कुल नहीं करता है, गंजे हो जाओ क्योंकि हेयर जो है आपको समझना होगा, हेयर एक डेड प्रोटीन है ना, वो सिर्फ प्रोटीन है, उसमें कोई वो तो है ही नहीं। अब नीचे जहाँ फॉलिकल है वहाँ से सारा का सारा गेम चल रहा है कि आपका फेजेस बदल रहे हैं, आपके ग्रोथ फैक्टर्स, क्योंकि वहाँ पे लिविंग सेल्स है। कुछ भी आप खा रहे हैं या कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, सब की सब जाके फॉलिकल पे इफेक्ट करनी है। ऊपर हेयर की ग्रोथ जो आपको हेयर दिख रहे हैं वो तो एक डेड प्रोटीन है, उसको आप काटो टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी करो, उसको हेयर फॉल से कुछ डिफरेंस नहीं पड़ने वाला। आपने कलर लगा दिया, ब्लीच लगा दिया, उसको उसी के कलर पे फर्क पड़ेगा, लेकिन नीचे अगर फॉलिकल पे कोई इफेक्ट नहीं जा रहा है तो हेयर काटने या उससे करने से हेयर फॉल पे कोई डिफरेंस नहीं है। जस्ट अ मिथ। ये होता है कि छोटे हो जाएंगे, दिखेंगे नहीं, ना दिखेंगे ना लगेगा फॉल हो रहे हैं। डेफिनेटली सर, यही एक मिथ है सर। और उसमें ये होता है कि बार बार गंजे होते रहते हैं और फिर पता चलता है कि स्टेज 1 से स्टेज 4 पहुंच गए, और मैं तो गंजा भी इतनी बार हुआ था। तो सर इसी पे मेरा अगला सवाल यही है कि सर आपने जैसे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बताया, तो आज इंडिया के सिनेरियो में सर हेयर ट्रांसप्लांट का कितनी कॉस्टिंग लगभग आ जाती है? अगर कोई अपने मिड 30s 40s में और उसकी ज़्यादा हेयर फॉल नहीं हुई है, तो हेयर ट्रांसप्लांट क्या काफ़ी कॉस्टली प्रोसीजर है सर, जैसा हम लोग एक मिथ है सर? नहीं, एक्चुअली जब चीज़ें नई स्टार्ट होती है तो ऑब्वियसली काफ़ी कॉस्टली होती है, क्योंकि उसमें टाइम कंजम्पशन और जो मशीनरीज होती हैं, टेक्नोलॉजी होती है, वो उसमें काफ़ी मनी वेस्ट है। बट अभी सब कुछ बहुत स्टेबल हो चुका है, सर्जरी इतनी इजी हो गई है, सब कुछ डिफाइन हो चुकी है मोस्ट ऑफ द चीज़ें हेयर ट्रांसप्लांट में, और टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, पेन नहीं होता। तो ये अब हेयर ट्रांसप्लांट एक छोटा प्रोसीजर हो गया है, सच बताऊँ तो काफ़ी छोटा प्रोसीजर है, ईजीली होता है, और उसकी कॉस्ट भी बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा अब कम हो चुकी है। मतलब इवन पहले जो पर ग्राफ्ट के रेट 150-100 चलते थे, अब 20, 40, 30, 50, 60 रुपीज़, 50 रुपीज़, 30 रुपीज़ पर ग्राफ्ट फॉलिकल आपके लग जाते हैं इजीली। 1/3 हो गया है लगभग, जितना आदमी पहले कर सकता था उसका। बिल्कुल। तो मतलब अगर मैं मतलब काफ़ी, ये तो मैं कहूँगा कि अगर किसी को जस्ट एक नॉर्मल सा हुआ है तो लगभग विदिन 1 लाख रुपीज़ उसकी अच्छी खासी वो ग्राफ्ट्स लगवा सकता है। बिल्कुल 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 जो लगवा सकता नॉर्मल
हाँ। नॉर्मल सर्जरी का भी आजकल इतना ही कॉस्ट होता है अगर कोई जाता है, और प्लस आप इतने हेयर प्रोडक्ट पे स्पेंड कर देते हो, उससे बेटर है कि आप एक ग्राफ्टिंग में स्पेंड करें सर। डेफिनेटली सर। बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो काफ़ी टीनेजर्स गर्ल्स फेस करती हैं सर, कि ऑलमोस्ट सबको सर एक्ने प्रॉब्लम्स हैं इस समय, तो उसके लिए होता है कि ये फेस वॉश लगा लीजिए, आप नीम का फेस वॉश लगा लीजिए, एलोवेरा लगा लीजिए, तो सर कितने उस तक ये सही, और इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट एज अ क्या हो आप सजेस्ट करेंगे सर? ये भी पिंपल जो है डेफिनेट बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अब जितनी ज़्यादा कॉमन उतने ज़्यादा मिथ्स। यस सर। और अब इवन दिल्ली में एजुकेटेड सोसाइटी पॉश कॉलोनी में भी सब यही मानते हैं, पहली बात तो कि एडोलेसेंट है तो एक्ने होंगे और उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। यस सर। पहला मिथ तो ये है, और ये बहुत ही बड़ा मिथ है, मैं सबको बताना चाहूँगा, इवन जितने पॉडकास्ट सुन रहे हैं, चाहे मेडिको और नॉन मेडिको। यस सर। एक्ने एक ट्रीटेबल प्रॉब्लम है। यस। और उसका डेफिनेटली ट्रीटमेंट कराना चाहिए, अदरवाइज उसकी कॉम्प्लिकेशन स्कारिंग और पिगमेंटेशन दोनों होंगी। यस सर। और इसको इजीली प्रिवेंट कर सकता है, बहुत अच्छी मेडिकेशंस हैं अभी एक्ने की आज के टाइम में। डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं, तो वो बहुत इजीली। अब होता यह है कि हमने फेस वॉश लगा लिया सर, 4000 का फेस वॉश लिया था हमने, और हमें वो ही नहीं, इफेक्ट ही नहीं आ रहा। अब उसमें क्या हुआ ना कि आपने या तो आप खुद अच्छे से एक्सपर्ट बन जाओ। यस सर। है ना, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बन सकते हो। अब या फिर आपको A to Z जो है, आप किसी एक्सपर्ट जिसको पता है सब, आप उसके जाके डिस्कस करो। यस। है ना, तो दो चीज़ें होती हैं। यस सर। तो ये जो चीज़ें हैं ना, अब एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करने में ये होगा कि हाँ, अब मार्केट में आप जाओगे, अभी भी अब ये जो अब तो सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे, मतलब प्रॉब्लम क्या, वो हर तरह की चीज़ बता रहे हैं। यस सर। आपको एंटरटेनमेंट वे में डांस करके सेलिब्रिटी आएंगे, वो डिफरेंट चीज़ें आपको बताते हैं, टोनर है, सीरम है, ये है, वो है, 1000 चीज़ें हैं। आप 10 चीज़ें दिन में लगाओ, 10 चीज़ें शाम में लगाओ, 10 चीज़ें रात में लगाओ। यस सर। लेकिन उससे पहले आप जान तो लो कि कौन सी चीज़ क्या कर रही है, उसका क्या काम है, और मेरी स्किन के लिए कौन सी है। आहा बाहा, ये अब सबको पता चल गया है, ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये अल्फा हाइड्रोक्सिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड जो है बाहा है, कौन सा। लेकिन अब ये तो जान के, मतलब ये तो अब कॉमन क्वेश्चन नॉर्मल पॉपुलेशन आके जो है अब यही डिस्कस करती है कि आहा बाल यूज़ करे बा, लेकिन उसमें अलग अलग केमिकल हैं, वो अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। आपको कौन सा यूज़ करना है, आपके पर्पज़ के लिए क्या है, यस सर, डेफिनेटली। कैसे आपको उसको यूज़ करना है, कितनी परसेंटेज पे यूज़ करना है, ये सब चीज़ें मैटर्स करती हैं। डेफिनेटली सर। ये होता है इसमें कि आपको सनस्क्रीन लगानी है नहीं लगानी, सीरम लगाना है नहीं लगाना, ऑयल प्रोडक्ट लगाना है, जेल बेस लगाना है, क्रीम लगाना है, या क्या लगाना है, यस सर। ये जो है आपको डिस्कस करना पड़ेगा। ओके सर। तो लास्टली सर, आपने इतनी सारी हमारी मिथ, जो मेन 2 प्रॉब्लम्स हैं उनकी आपने दूर की। अब सर मैं ये जानना चाहूँगा कि सिंस आपके पास इतनी नॉलेज है एंड ऑनलाइन टीचिंग एक बहुत ही बूमिंग बिजनेस है, हम लोग कहेंगे, या बूमिंग एक सेक्टर है इस समय, तो कभी क्या हम फ्यूचर में डॉक्टर विजय कुमार सर को एज अ टीचर देखेंगे, या कुछ आपने सोचा है अदर वेंचर्स के बारे में सर? डेफिनेटली देवाशीष, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी जो है एक टीचिंग कोर्स मेरा विद किसी कंपनी के साथ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। उसमें जो है वी आर ट्रेनिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डर्मेटोलॉजिस्ट और MBBS स्टूडेंट्स और प्लास्टिक सर्जन जिनको ये सब प्रोसीजर्स वगैरह में इंटरेस्ट है और वो सीखना चाहते हैं, तो हमारा ये है। बट अभी वो ऑनलाइन नहीं है, इट्स ओनली ऑफलाइन कोर्सेज, उसमें डिफरेंट कोर्सेज है, वो ऑफलाइन है अभी। बट हाँ, विद टाइम व्हेन वी विल इम्प्रूव आवर, क्योंकि मेन मकसद ये है कि अगर हमारे पास कोई आ रहा है, उसका पर्पज़ यही है कि वो वहाँ से जो है दिल से सीख के जाए और वो आगे जा कर के स्टार्ट कर दें। क्योंकि आप सीखते रहते हैं और स्टार्ट नहीं कर रहे हो, तब फिर उसके भी सीखने का बेनिफिट नहीं है, हमारा भी सिखाने का बेनिफिट नहीं है, तो मज़ा ही नहीं आएगा। लेकिन जब मेरा इतना कॉन्फिडेंस हो जाए कि हम जो सिखा रहे हैं ऑनलाइन, तो वो ऑनलाइन ही वहाँ से स्टार्ट कर दे, तो हम इस तरह के कोर्सेज जो हैं वो भी स्टार्ट करेंगे।
डेफिनेटली सर, ये तो मतलब काफ़ी हेल्प रहेगी लोगों को। और सर लास्टली सर आई वुड लाइक कि मतलब ऑलमोस्ट हम लोग एंड का समय आ गया है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सर जैसे हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या एडवाइस देंगे, या क्या आप अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे, वैसे तो मैं लिंक आपके सारे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, मतलब अगर ऐसे तो नहीं है, मैंने लाइफ में हर एक एक्सपीरियंस लिया है, लेकिन जितने एक्सपीरियंस लिए अगर मैं आपको प्रॉब्लम्स आती है एंट्रेंस की प्रिपरेशन में और उसके बाद हाउ टू स्टडी, तो डेफिनेटली मैंने तो काफ़ी पॉइंट्स वगैरह बना के लिखे हुए थे। और मैं हर चीज़ के अपने तरीके से पढ़ने के तरीके भी बनाता था कि मतलब मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मैं एमडी में था तो मुझे लगता था कि यार इतनी बुक ख़त्म करना तो बहुत मुश्किल है, इवन आप भी जो जिस सब्जेक्ट्स की पढ़ रहे हो। तो मैंने क्या किया था कि या तो मतलब इस तरह से चीज़ें प्लान कर ली थी कि टीवी देखना जो है वो मुझे लगता था कि आप लोगों को भी लगता होगा, और मैं भी जो है टीवी से तो मैंने अपने मतलब मैं एक तरीका बता रहा हूँ एज एन एग्जाम्पल कि कैसे आप इंटरेस्ट बना लेते हो चीज़ों को, जो कि आप मुझसे बाद में भी चीज़ें पूछ सकते हो कि हाउ टू मैं पढ़ाई कैसे करूं, या फिर मैं एंट्रेंस कैसे क्लियर करूं, या मेरा ये प्रॉब्लम चल रही है, सोशल प्रॉब्लम ये चल रही है, या ब्रेकअप्स हो गए हैं, या और कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो अगर मैं सॉल्व कर पाऊंगा तो मैं आपको ज़रूर जो है मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर आपको कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है, एस्थेटिकली अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है या आपके किसी रिलेटिव को है, तो अगर आप मुझे अप्रोच करना चाहें तो डेफिनेटली आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट जो है सब आपको इस लिंक्स में मिल जाएंगे। और जो मैं एज एन एग्जांपल दे रहा था, तो जब मैं पढ़ता था कि ये मैं बता रहा था कि बुक्स ज़्यादा होती हैं, लेकिन अगर आपको टीवी देखना अच्छा लगता है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन डाउनलोड अ पीडीएफ, और उस पीडीएफ में आप टेक्स्ट टू स्पीच के ऑप्शंस आ गए हैं माइक्रोसॉफ्ट एज में, और उसको आप टीवी के साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हो। तो आपकी बुक जो है वो ऑडियो फॉर्म में चलती रहेगी और उसको आप सुनते भी रहेंगे, तो आपको इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। और जब आप वो बार बार सुनेंगे तो आपकी इतनी ज़्यादा रिवीजन हो जाएगी, तो आपका भूल पाना भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ, और ये तो खैर अब तो सारी बुक्स पीडीएफ में आ गई है, लेकिन जो पीडीएफ में नहीं आती तो वो भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने ये भी किया था, इवन मतलब जब मैं हॉस्टल में था तो काफ़ी अच्छा सिस्टम बना लिया था। मैं एंटर करता था, उसके बाद लैपटॉप्स को बस कमांड दे रहा हूँ गूगल के थ्रू कि ओपन दिस बुक, ओपन दिस पेज, स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हेयर, वहाँ क्लिक कर दिया और बुक सुनते जा रहे हो, और आप इंजॉय भी कर रहे हो, पढ़ भी रहे हो, खा भी रहे हो। तो लाइफ जो है ईजी बनाना, ये आपको खुद से भी सीखना होगा। अगर मेरे से कुछ हो पाएगा तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा इन ऑल द सिचुएशन, अगर मुझसे हो पाए तो। और डेफिनेटली यू कैन अप्रोच एनी टाइम फॉर योर स्किन प्रॉब्लम्स, हेयर प्रॉब्लम, कॉस्मेटिक एस्थेटिक रिलेटेड प्रॉब्लम। डेफिनेटली सर। सो सर थैंक्स अ लॉट, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए और हमारे व्यूअर्स को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी जो बहुत ही वैल्यूएबल है, एंड आई गेस सबका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। जो हमें अभी देख रहे हैं, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस पॉडकास्ट ऑन यूट्यूब एंड एवरी प्लेटफॉर्म दैट यू आर लिसनिंग और वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट सर फॉर शेयरिंग दीज वंडरफुल एक्सपीरियंस। जाते आते सर कोई एक कोई बात जो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की और जो आप बताना चाहें? हाँ, डेफिनेटली मैं फाइनल तो पॉइंट, जो मेन पॉइंट था, जो मुझे लगता है मैंने सब करके अचीव किया है। तो जो मैंने एक बात बताई थी मैं रिवाइज करा देता हूँ कि मेडिटेशन और फोकस, और आप अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करो कि आप अपने माइंड से काम करवा पाओ, ना कि आपका माइंड आपसे कोई काम करवाए, है ना। और यू आर ऑन द अर्थ फॉर अ टेम्परेरी पीरियड, तो वो चीज़ भी ध्यान रखनी है कि आप किसी को हार्म कर रहे हैं, बेनिफिट कर रहे हैं, तो यू प्लान अकॉर्डिंगली कि मैं इस पीरियड तक के लिए हूँ और मेरे को ये सब चीज़ें करनी है, बाकी तो सब नेचर के हाथ में है ना। थैंक यू सो मच देवाशीष फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। डेफिनेटली सर, दिस वॉज माई सीजन प्रीमियर ऑफ दिस पॉडकास्ट, और सर उसके आप गेस्ट बने। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी दैट यू गिव मी टू इंटरव्यू यू, एंड काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी। थैंक्स अ लॉट सर।